तो इस प्रश्न में आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 12 मई को। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। तो संयुक्त राष्ट्र पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आपको बता दूं, हर साल कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती है। अच्छा, स्वास्थ्य से 2 डे आपको याद आएंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को होता है और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये 20 मार्च को होता है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसकी थीम पूछ रहे हैं आपसे 2022 की। तो थीम है लाइट पॉल्यूशन। और वैसे ये दिन कब मनाते हैं? देखो, साल में 2 बार मनाते, कोई फिक्स नहीं होता। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते, इतना याद रखो। और अगर पूछ ले पर्टिकुलर दिन ही बताओ तो 2022 में एक तो 14 मई को और एक 8 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न, इसकी थीम क्या है? थीम है प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। मतलब हम जो आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह, ये इनके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि रात में ये जो लाइट्स होती है ये पक्षियों को भटकाव पैदा करती है, जिससे वो या तो इमारतों से टकरा जाते हैं या लंबी दूरी तय करने वाले जो पक्षी होते हैं उनकी जो क्षमता होती है इससे इफेक्ट करती है। तो इसीलिए कहा है प्रकाश प्रदूषण इसकी थीम है इस बार की। अच्छा, पक्षियों से एक और दिन हमने पढ़ा था, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? लव स्पैरो। चलिए बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल लाइट डे, तो 16 मई को। और क्यों मनाते हैं 16 मई को? क्योंकि 16 मई 1960 में वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिनका नाम है थियोडोर मैनन। उन्होंने लेजर का पहला सफल ऑपरेशन किया था, परीक्षण किया था। तो उसी की याद में 16 मई को हम ये इंटरनेशनल लाइट डे मनाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? और 16 मई को एक और दिन मनाया जाता है, वो बीमारी वाला दिन है, हिंट मैंने आपको दे दिया। तो बताइए वो क्या है? वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे सही, लेकिन अभी खुद बताने की कोशिश कीजिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, ये कब मनाते हैं? 15 मई को। तो ये जो दिन है परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? परिवार और शहरीकरण, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। और फैमिली से संबंधित एक और दिन मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। वो 16 जून को मनाते हैं, वो भी याद रखिएगा। पढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। हर साल 17 मई को मनाते हैं इसे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और 17 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना होती है। थीम क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। चलिए बताइए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। हर साल 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का मकसद लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करना है। और डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। उसी मच्छर, अगर वो वाला मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया डे आप जानते ही हो, 25 अप्रैल को मनाते हैं हम। और 16 अप्रैल को याद रखना, वैसे 3 डे होते हैं। एक तो ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस होता है, नेशनल डेंगू डे, एक इंटरनेशनल लाइट डे होता है, और सिक्किम का स्थापना दिवस ये भी 16 मई को होता है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जो उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके रोकथाम, उसका पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए इसे मनाया जाता है। और उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, हमारी नसों में ब्लड है और ये ब्लड हमारे नसों की दीवारों पे फोर्स लगाता है, और जब ये फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। और इसकी थीम क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 18 मई को। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हर साल 18 मई को ही मनाया जाता है। थीम क्या है? संग्रहालयों की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। और इससे एक डे हमने और याद करा है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। कब? 18 अप्रैल को। और कैसे याद करा था? देखो, हेरिटेज मतलब पुरानी चीजें, और पुरानी चीजों को कहाँ पे रखते हो? म्यूजियम में रखते हो। तो दोनों में एक एक महीने का गैप है। अगर कोई इन दोनों में से कोई भी एक डे आपको याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे संग्रहालय दिवस आपको याद है 18 मई, तो उससे जस्ट एक महीने पहले आपका हेरिटेज डे आएगा 18 अप्रैल को। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री म्यूजियम की स्थापना की थी? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यह भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे यानी कि HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी आप इसे कहते हो, तो इसे हर साल 18 मई को मनाया जाता है। तो लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार 1998 में मनाया था। एड्स मतलब एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और वर्ल्ड एड्स डे भी हम मनाते हैं, वो 1 दिसंबर को होता है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। हर साल दुनिया भर में 20 मई को हम ये विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। और थीम क्या है? बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। बी एंगेज्ड आप याद रख लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और उसी तरह से आपसे कई बार पूछा जाता है, केंचुए पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। और अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यह भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। बताइए अभी किसने इटालियन कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा इंटर मिलान ने। तो अभी इंटर मिलान ने फाइनल में जुवेंटस को हरा करके इटालियन कप 2022 जीत लिया है। इटालियन कप, इसका संबंध फुटबॉल से है और ये इसका 8वां इतालवी कप है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी 75वीं 75th नंबर की संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता था? तो संतोष ट्रॉफी को अभी जीता है केरल ने, पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता। और अभी 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है किसने? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। उसके अलावा याद रखना 2024 में पहले FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? ओमान की कैपिटल मस्कट में। बाकी आप जानते हो 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये उड़ीसा में होगा। और 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जो कि इसका 10वां एडिशन है वो कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में होगा। और 2022 के एंड में होंगे फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पे? कतर, दोहा में, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है बायजूस। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कट है लाइब, जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और आपको याद होगा adidas ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अल रिहला, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। और इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित शाही और गोंद से बनाया गया जो कि अपने आप में पहली बार है। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए 2027 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मलेशिया। तो याद रखना, मलेशिया जो है 2027 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा। और 2029 यानी कि 2029 में जो ये गेम्स होंगे उसकी मेजबानी करेगा सिंगापुर। और आप जानते होंगे अभी 2021 में जो होने वाले थे लेकिन वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए, जो कि अभी मई 2022 में हुए। कहाँ पे? वियतनाम की कैपिटल हनोई में। वो 31वें नंबर के थे। अब 2023 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो कंबोडिया में होंगे। फिर 2025 के वो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में होंगे। मतलब हर 2-2 साल में होते हैं। फिर से सुनो, 2021 में जो होने वाले थे वो तो अभी मई 2022 में हुए। कहाँ पे? वियतनाम की कैपिटल हनोई में। फिर अगले 2 साल बाद यानी कि 2023 में, वही 2021 में होने वाले थे ना, फिर 2023 में होंगे। 2023 में कहाँ पे होंगे? कंबोडिया में। फिर 2025 वाले थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। और फिर हमने देखा 2027 वाले होंगे मलेशिया में और 2029 वाले होंगे सिंगापुर में। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस महिला पर्वतारोही ने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो आंसर होगा लेखपा शेरवानी।
तो 48 वर्षीय नेपाली महिला है ये लेखपा शेरवा। इन्होंने अभी मई 2022 को 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। उन्होंने एक महिला पर्वतारोही के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टोटल 10 बार चढ़ चुकी हैं ये अभी तक। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ने का मेंस का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेपाली शेरपा है, कामिरिता शेरपा उनका नाम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट किलिमंजारो है, किस देश में मिलेगी? तंजानिया में। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं माउंट डेनाली या माउंट मैकिनली भी कहते हैं, या अलास्का में मिलेगी। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो जो एंडीज पर्वतमाला है उसी में है माउंट एकांगुआ नाम का पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस देश में है? अर्जेंटीना में। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिव, ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को, एशिया की माउंट एवरेस्ट और यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। तो ये 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं, इनके नाम याद रखना बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए किसने थॉमस कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और भारत ने पहली बार इसको जीता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, छपेगा ये प्रश्न तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, भारत ने किसको हराया? प्रश्न तो ये भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहे तो, क्योंकि किसने जीता ये तो बच्चा बच्चा जानता है। किसको हराया? तो 14 बार की चैंपियन और सबसे ज्यादा बार अभी तक इसी ने जीता है ये कप, उसका नाम है इंडोनेशिया, और उसी को हमने हरा दिया। कहां पे हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। ये इसका 32वां संस्करण था। और हमारे कुछ बैडमिंटन प्लेयर के नाम याद रखना आप, जैसे कि लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इनके नाम अभी न्यूज में थे, तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, नाम देके पूछ ले कि किस खेल से इनका संबंध है, क्योंकि लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ने तो मेंस सिंगल के टाइटल इसमें जीते हैं, और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मेंस डबल का टाइटल जीता। और जब इन्होंने जीता उसके बाद हमने थॉमस कप जीता। और याद रखना, थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। आगे हम पढ़ेंगे उबेर कप, वो महिलाओं का टूर्नामेंट है। चलो आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। आपने तो पढ़ लिया होगा डेली करंट अफेयर्स में, तो आप लोग बताइए उबेर कप जो अभी हुआ था 2022 का, वो किसने जीता, किसको हरा के जीता? बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, किसने उबेर कप 2022 का खिताब जीत लिया? अभी मैंने आपसे पूछा भी था प्रश्न, तो आपने बताया होगा साउथ कोरिया, तो आपका उत्तर सही है। तो उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। अभी 2022 का जो टाइटल है ये साउथ कोरिया ने जीत लिया, चाइना को हरा करके। साउथ कोरिया ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। ये इसका 29वां नंबर का एडिशन है। कहाँ पे हुआ? वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में। तो याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के हैं। और अभी इन्होंने जीत लिया है इटालियन ओपन 2022 के मेन सिंगल टाइटल को, और उन्होंने 6वीं बार ये खिताब जीता है। और इस बार इन्होंने किसको हराया? स्टेफानोस सित्सिपास को। जबकि इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्विटेक ने। किसको हराया उन्होंने? ओन्स जेबुर को हराया। अच्छा, ओन्स जेबुर ये ट्यूनीशिया की टेनिस प्लेयर है। आपको इनके नाम से जरूर कुछ याद आएगा। अभी मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। और इटालियन से आपको कुछ याद आएगा, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है इटालियन कप 2022, जिसको जीत लिया है इंटर मिलान ने जुवेंटस को हरा करके। तो वो भी आप याद रखना। और वर्ल्ड टेनिस डे कब मनाते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी किसने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। याद रखना, ये 12वें नंबर की है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, जो कि अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, जिसको अभी उड़ीसा ने जीत लिया। किसे हराया, या यूं कहें कि उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। और 12वें नंबर से मैं आपको 3 पॉइंट याद करा रहा हूं। एक तो ये हो गया 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। एक आप पढ़ोगे 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2022, जो कि मणिपुर के इम्फाल में हुई, जिसको हरियाणा ने जीता झारखंड को हरा के। और एक आप पढ़ोगे अभी आगे 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि टर्की के इस्तांबुल में हुआ।
जिसमें एक गोल्ड आया हमारे पास। कौन लेकर के आई है? निखत जरीन लेकर के आई है। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी मई 2022 में केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ये किस देश के पर्वतारोही हैं? तो आंसर होगा यूके। तो अभी ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल ने 16वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। और ये प्रश्न आपको क्यों बता रहे हैं? तो ऐसे तो कई लोग हैं जो दिन भर उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले ये पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। केंटन कूल इनका नाम है। सो कूल। और ये तो चढ़ने का मौसम है, और तभी चढ़ रहे हैं लोग, उतर रहे हैं, आ गए चल गए, वापस आ गए, बैठ गए चल गए। तभी देखो कितने सारे प्रश्न पढ़ लिए हम लोगों ने। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था 7 महाद्वीपों की 7 ऊंची चोटियों के बारे में आपको याद रखना है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो सुनो एक बार। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये आपको किस देश में मिलेगी? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की है माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, ये अलास्का में मिलेगी। दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, ये अर्जेंटीना में आपको मिलेगी। और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को। एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई, और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में हुए 2021 ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पे। वैसे तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था 2021 के समर डेफ ओलंपिक्स, ये इसका 24वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। और इसका जो विंटर वाला है वो अगले साल 2023 में होगा कनाडा में। अच्छा, डेफ ओलंपिक्स मतलब तोड़ो इसे, संधि विच्छेद करो, मतलब निकल के आएगा डेफ ओलंपिक। जो डेफ पर्सन होते हैं, डेफ एथलीट होते हैं, उनका ये ओलंपिक है। बधिर एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी बात करें तो भारत ने इसमें टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। पदक तालिका में भारत 9वें स्थान पे है। टॉप पर यूक्रेन है, टोटल तो 138 है उसके पास, लेकिन 62 गोल्ड है। सेकंड पे यूएस है और थर्ड पे है ईरान। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल हमारे दिलों से आता है। और इसका शुभंकर है रिंग टेल्ड कोटी नीनो। इसका मतलब हो गया अनमोल, प्रशंसा के योग्य, हंसमुख, खुश, बहुत भाग्यशाली और शुभ। अच्छा, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 7। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे, और भारत पदक तालिका में 48 नंबर पे था। और इसका आधा कर दोगे तो आएगा 24, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत 24 नंबर पे था। टोटल 19 मेडल जीते थे, उसमें से 5 गोल्ड आए थे। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा निखत जरीन। अच्छा, याद रखना ये 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, जो कि अभी ये टर्की के इस्तांबुल में हुई है। और इसमें भारत की जो बॉक्सर है निखत जरीन, इन्होंने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और इस तरह से विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इनसे पहले 4 कौन रह चुकी हैं जिन्होंने इस तरह से गोल्ड जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में? तो एक नाम तो आप सभी जानेंगे, मैरी कॉम। एक सरिता देवी हो गई, जेनी RL और लेक केसी। और इनमें सबसे ज्यादा बार गोल्ड जीता है MC मैरी कॉम ने। ये मणिपुर की है, 6 गोल्ड जीत चुकी हैं ये। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा, आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो ये जो चैंपियनशिप है ये 12वें नंबर की है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई? टर्की के इस्तांबुल में। इसमें 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आया हमारे पास, एक ही गोल्ड आया है, और ये लेकर के आई है निखत जरीन। ये तेलंगाना की बॉक्सर है। और इन्होंने किसको हराया? तो थाईलैंड की जिंत पोंग को हराया है। पुंगी बजा दी, ऐसे याद रख लो, जिंत पोंग की पुंगी बजा दी इन्होंने। और ये याद रखना है बस। और बाकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में मुशफिकुर रहीम 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये किस देश के प्लेयर है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इनका नाम है मुशफिकुर रहीम। ये बांग्लादेश के बल्लेबाज है जो अभी टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और इस तरह से ये दुनिया के 99वें नंबर के प्लेयर बन गए हैं।
अच्छा, ये मुशफिकुर रहीम का नाम आपने क्या पहले भी सुन रखा है? तो आपने जरूर सुना होगा। पिछले साल मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। मुशफिकुर रहीम इनका नाम है। अच्छा, मुझे बताओ, अभी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। पहले तो विराट कोहली है। अच्छा, महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी कौन? हरमनप्रीत कौर। और रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर अभी कौन बने? शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, उनका तो हो गया निधन। तो अब उनके निधन के बाद अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, उनको यूनाइटेड अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इस तरह से वो देश के तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या होती है? अबू धाबी होती है। दिरहम यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट हो गए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। पुराना वाला नाम अगर आपको याद होगा ना, शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, तो खलीफा की जगह मोहम्मद लगा देना, नया बन जाएगा नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। बढ़ते आगे। चलो बताओ, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो अभी तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव। अभी मई 2022 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मणिक शाह। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने ये त्रिपुरा के। वैसे ये त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। त्रिपुरा से ही राज्यसभा के सांसद भी हैं और त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ये। वैसे त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला होती है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? राजीव कुमार बन गए 25वें नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी सलाहकार कौन बने? तरुण कपूर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किसे सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा निधि छिब्बर को। तो अब निधि छिब्बर ये सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन गई हैं। वर्तमान में ये भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। आपको याद होगा अभी सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी समझौता किया था। अच्छा, सीबीडीटी की अभी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे मिला? संगीता सिंह को। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खांडूरी बनी है। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा एलिजाबेथ बॉर्न। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने श्रम मंत्री एलिजाबेथ बॉर्न को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। और याद रखना, इस पद को संभालने वाली वे दूसरी महिला हैं। और किनका स्थान लिया इन्होंने? जीन कॉस्टेक्स का स्थान लिया। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस में आप जानते हो अगले जो समर ओलंपिक हैं कौन से नंबर के? 33 नंबर के। ये 2024 में होंगे। और अगर आपसे पूछे कि जो पेरिस समझौता है ये सीओपी की कौन सी मीटिंग में हुआ था? सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कोप 21 में हुआ था। और ये जो पेरिस समझौता है ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने से संबंधित है। वैसे कोप 27 अभी 2022 में होगा। कहां पे? मिस्र में। कोप 28 आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और कोप 26 आपका 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अभी आपको बताया फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल भी हुआ जिसमें ऑनर कंट्री बनने वाला पहला देश बना है भारत। और अभी जूरी के रूप में किसे शामिल किया था या किस भारतीय एक्ट्रेस को शामिल किया था? दीपिका पादुकोण को। अगर मैं आपसे पूछूं बारबाडोस की अभी पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है? डेम सेंड्रा मैसन। और बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री बने थे मिया मोटली। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन बनी है। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। जर्मनी के अभी नए चांसलर कौन बन गए एंजेला मर्केल की जगह? बताओ, हम बढ़ते आगे।
अब आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया, एसएस मुंदड़ा को। इससे पहले आप जानते होंगे आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं एसएस मुंदड़ा, जो कि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बन चुके हैं। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष अभी कौन बने 2022-23 के लिए, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी है। और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने अभी 25वें नंबर के, तो राजीव कुमार बने। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सुमन के बेरी बने। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी सोमालिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो आंसर होगा हसन शेख मोहम्मद को। तो हसन शेख मोहम्मद ये वैसे 2012 से लेकर 2017 के बीच में भी यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अभी एक बार फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे इनका दूसरा कार्यकाल है। नाम क्या है, हसन शेख मोहम्मद। अच्छा बताओ, अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, रानिल विक्रमसिंघे। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट गोलोब। अच्छा, अगर एग्जाम में मान लो प्रश्न आ जाता रॉबर्ट अबेला ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो बताओ फिर। बाकी यहाँ पे बात तो सोमालिया की है, तो ये रहा मैप में सोमालिया। कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी होती है सोमाली शिलिंग, और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद हुसैन रोबल है, लेकिन प्रेसिडेंट बन गए हसन शेख मोहम्मद। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर स्वाति डींगरा। तो ब्रिटेन की प्रमुख अकादमिक डॉक्टर स्वाति डींगरा, इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला है, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। वर्तमान में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर है। स्वाति डींगरा नाम याद रखना आप तो, और पूछे कि भारतीय मूल की महिला को पहली बार अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम है क्या, स्वाति डींगरा। अच्छा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली अभी पहली महिला कौन बनी है, आयशा मलिक। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी अलका मित्तल बनी है। अलका से याद आ जाएगा आपको अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। और अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरीपुच, ये भी याद रखना नाम। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किसे नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नवीन श्रीवास्तव को। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, लेकिन अभी नेपाल में ये भारतीय राजदूत बन गए हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने, विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया, जो अभी विदेश सचिव बने थे, याद होगा आपको। अच्छा, इरडाई के नए अध्यक्ष कौन बन गए, देबाशीष पांडा। और मनोज पांडे ये नए हमारे आर्मी चीफ बन गए, पांडा से याद रखो पांडे। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसके अभी अध्यक्ष बन गए हैं टीर राजा कुमार। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात को। इसको ऐसे याद रखो, मतलब इसका अध्यक्ष राजा होता है, किसी भी देश को किसी भी लिस्ट में डाल देता है, जा तू ब्लैक लिस्ट में, जा तू ग्रे लिस्ट में, जा तू इस लिस्ट में, जा तू उस लिस्ट में। राजा राजा जैसी जिंदगी होता है, ऐसे याद कर लो। और फिक्की के प्रेसिडेंट बने अभी संजीव मेहता, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल बने थे अरुण चावला। चलो आप बताओ, अभी 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताओ आप, हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे लार्सन एंड टुब्रो का एमडी सीईओ बनाया गया, एसएन सुब्रमण्यम को। तो ये भी एलएनटी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट थे एसएन सुब्रमण्यम, जिनको एमडी सीईओ बनाया गया है। किनकी जगह ली इन्होंने, एएम नाइक। और एलएनटी लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा बताओ, एचपीसीएल के अध्यक्ष कौन बने, पुष्प कुमार जोशी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष बने दिनेश प्रसाद सकलानी, और इफ्को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। चलो बताओ, इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए, पीटर एल्बर्स। तो अभी इंडिगो एयरलाइन ने पीटर एल्बर्स को अपना नया सीईओ बनाया। किनकी जगह ली, रोनोजॉय दत्ता की जगह ली है। और पीटर एल्बर्स ये इंडिगो एयरलाइन के पहले विदेशी सीईओ बन गए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, ये सीईओ बने हैं। अच्छा बताओ, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने, अतुल दिनकर राणे। और अभी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे मनोज सोनी। और मनोज से 3 नाम हम लोगों ने याद किए थे, ये मनोज सोनी हो गए,
एक मनोज कटियार हैं जो कि सैन्य अकादमी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इनको बनाया गया, और एक मनोज पांडे हैं, नए आर्मी चीफ बने 29 नंबर के। और अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष कौन बने? विजय सापला। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, एयरटेल ने किसे एमडी सीईओ के रूप में भी पुनर्नियुक्त किया? तो आंसर होगा गोपाल विट्ठल को। तो अभी भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को फिर से 5 साल के लिए अपना एमडी सीईओ बनाया है। याद रखना इनका नाम। देखो, एयरटेल की बात करेंगे तो इसके फाउंडर है सुनील भारती, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर पूछे कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, 2017 में आया था, जिसके वर्तमान में एमडी सीईओ अनुव्रत बिश्वास है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी बताओ? माधवी पुरी बुच। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी कला रामचंद्रन। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में ही किसे रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ बनाया गया? बी गोविंदराजन को। तो रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी है आइशर मोटर, जिसने अभी बी गोविंदराजन को अपने मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड का सीईओ बनाया। अच्छा, रॉयल एनफील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह लालपुरा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। ये भी नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई? तो आंसर होगा सुरेश कोटेक। तो अभी भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया, किसने किया? पीयूष गोयल ने। ये वस्त्र और वाणिज्य मंत्री हमारे। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सुरेश कोटेक की अध्यक्षता में। अच्छा, मुझे बताओ, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आंसर होगा काली मिट्टी, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और अगर पूछे कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नागपुर में है। वैसे गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर कर देना जूट को। और भारत का मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं भारत में। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। और एक्चुअल में मैनचेस्टर कहां पर है? मैनचेस्टर सिटी। तो आंसर होगा इंग्लैंड में। ये सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण फेमस है। और वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं? तो ये 7 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड नेक्स्ट, इसको लॉन्च किया है। तो ये कॉरपोरेट और एमएसएमईज को यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात और आयात लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि अब कंपनियों को इसके लिए बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। तो याद रखना सिंपल सा, किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हो 2 बैंकों को मर्ज किया गया था, विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। कौन कौन से हैं वो 2 बैंक? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ राज किरण राय जी हैं। और इसका टैगलाइन होता है ऑनर्स योर ट्रस्ट। आपको याद होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना। और अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को भी लॉन्च किया। अभी बताओ, किस बैंक ने सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता? इंडसेंड बैंक। और एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी किस बैंक ने आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। सब ध्यान रखना पॉइंट्स, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए या उससे अधिक जमा या निकासी या एक चालू खाता बनाने के लिए पैन या आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा 20 लाख रुपए। तो अभी भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक के जमा या निकासी या एक चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट बनाने के लिए एक स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन या आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में तो क्या नियम है आप जानते ही हो, अगर एक दिन में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते हो तो पैन कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो अब वो नियम तो रहेगा ही सही, साथ में ये 20 लाख रुपए वाला नियम भी आ गया है, ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में किसने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा शुरू किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा यानी कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया। तो जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी अपने प्रोफेशनल जीवन में गलतियां हो जाती है, चूक हो जाती है या अनजाने में लापरवाही होने के कारण, और जब ऐसा होता है जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उसके परिवार वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस पर केस कर देते हैं या उसकी पिटाई वगैरह कर देते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ऐसे में ये जो पॉलिसी है ये डॉक्टर को कानूनी और वित्तीय दोनों तरह की सहायता प्रदान करेगी। तो याद रखना, अभी किसने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा शुरू की है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। अभी आपको याद होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया था, ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे इसमें। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन बने? SL त्रिपाठी। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, मई 2022 में विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बास्केट में डॉलर और किसके भारांक यानी कि वेटेज को बढ़ाया गया? तो आंसर होगा युआन। तो SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आपको याद है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है, इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी मुद्राएं आती है, कौन कौन सी करेंसीज आती है, तो इसके अंदर आती है डॉलर, पाउंड इसके अंदर आती है, येन इसके अंदर आती है, युआन इसके अंदर आता है और यूरो। देखो, डॉलर तो US की करेंसी है, पाउंड आप जानते हो इंग्लैंड की है, येन आपके जापान की है और युआन चाइना की है और यूरो आपके यूरोपियन यूनियन की है। देखो, यहां से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि नवीनतम करेंसी कौन सी है इसमें शामिल होने वाली? तो युआन है। 2016 में ये शामिल हुई थी। वैसे युआन को रेनमिनबी भी कह देते हैं। और अभी इस प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये जो करेंसी मैंने आपको बताई जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर आती है, इनमें से डॉलर और युआन का वेटेज बढ़ गया है। डॉलर का जो वेटेज था वो पहले था 41.73%, अब ये बढ़ करके 43.38% हो गया इसमें। और युआन का वेटेज पहले था 10.92%, अब बढ़ करके ये 12.28% हो चुका है। इसके अलावा बाकियों के जो वेटेज हैं वो सबके घट गए हैं। अच्छा, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में क्या भारतीय रुपया शामिल है, तो आप आंसर कर दोगे नहीं। पर याद रखना, इसकी जो वोटिंग होती है उस वोटिंग में भारत का रुपया शामिल है और उसका कितना हिस्सा है? 2.6% है। वैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में, और वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का भी मिलेगा। आप जानते हो इन्हें जुड़वा बहन है, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इसीलिए। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज होते हैं 190, और 190 नंबर का सबसे नवीनतम बना था एंडोरा। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, पॉप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा देव सहायम पिल्लई। तो जन्म से हिंदू और 1745 में ईसाई धर्म अपनाने वाले तमिलनाडु के देव सहायम पिल्लई को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में संत घोषित किया है, जो ये दर्जा पाने वाले पहले आम भारतीय हैं। तो लाजरस नाम अपनाने वाले पिल्लई को ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए अभी संत का दर्जा दिया गया। नाम याद रखना। बाकी अगर पूछे, हज समिति के अध्यक्ष अभी बने थे AP अब्दुल्ला कुट्टी, एसोचैम के अध्यक्ष बने सुमंत सिन्हा और पंजाब के मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। नाम ध्यान रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक में। तो चेक रिपब्लिक ने दुनिया का भी सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसका नाम रखा है स्काई ब्रिज 721। 721 मतलब इसकी लंबाई है 721 मीटर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये पुर्तगाल में था, जिसकी लंबाई थी 516 मीटर। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट न्यूज क्या याद रखनी है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पे बन गया है? चेक रिपब्लिक में, जिसकी लंबाई है 721 मीटर। इसका नाम रखा है स्काई ब्रिज 721। और पुल से आपको याद आएगा, चलिए ये प्रश्न आप ही के लिए होगा, अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये कहां पर खोला गया है और इसकी लंबाई भी याद है तो बताइए। वैसे चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग है और करेंसी होती है चेक कोरोना, प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, ग्रीनको ग्रुप ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा
भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ग्रीनको ग्रुप या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र यानी कि प्लांट स्थापित कर रहा है। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी कैपेसिटी है 5230 मेगावाट। और इस परियोजना में लागत कितनी आने वाली है? $3 बिलियन की लागत। तो 5230 मेगावाट में 3000 मेगावाट तो सोलर एनर्जी होगी, 550 मेगावाट विंड होगी और 1680 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी है। और इस परियोजना की 2023 तक चालू होने की उम्मीद भी है। तो आप तो याद रखना, पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। ये परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया है और इस परियोजना का नेतृत्व किया है IIT मद्रास ने। 5G की टेस्टिंग करना इसका उद्देश्य है, जिसकी लागत कितनी है? 220 करोड़ रुपए। अच्छा, इस प्रश्न में दो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो आप बताओ, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हमने कब मनाया और नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब मनाते हैं? ये बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे US, तीसरे पे जापान और अब चौथे पे आ गया भारत। मतलब भारत में कोविड-19 महामारी के बावजूद जर्मनी से ज्यादा वाहन बिके हैं। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किसने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया? PNB मेट लाइफ। तो अभी PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है और ये इस तरह की भारत में पहली बीमा योजना है। मतलब आपके दांतों का बीमा होगा। अगर दांतों में कोई भी दिक्कत आती है तो डॉक्टर की जो फीस हो गई, दवाओं का खर्चा हो गया और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी खर्च होंगे वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो ये भारत का पहला है इस तरह का प्लान लेकर के आया। कौन? PNB मेट लाइफ। PNB मेट लाइफ स्थापना होती है 2001 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं किशोर पोन्नावोलू और MD CEO है आशीष कुमार श्रीवास्तव। चलो मुझे बताओ, अभी किसने डॉग्स होते हैं, डॉग्स, डॉगी, कुत्ते, उनके लिए हेल्थ कवर बीमा को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने। और अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया था। इसमें ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे। बाकी बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस, इसके अभी CEO बन गए तपन सिंघल, फिर से बन गए। चलो मुझे बताओ, वो कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा राजस्थान। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना और अभी उसमें जो बीमा राशि है उसको 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है अभी राजस्थान के बजट में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले राज्य के स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा है सी स्पेस, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है ये, जिसका नाम है सी स्पेस। तो केरल सरकार ने कहा ये इसे 1 नवंबर को, जब इनका स्थापना दिवस होता है तब इसको लॉन्च करेंगे। OTT मतलब ओवर द टॉप, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम वगैरह हो गए, उसी तरह से ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। भारत का पहला सरकारी प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम की तरह काम करेगा। वो सब प्राइवेट हैं, ये सरकारी है, ऐसे आप कह दो। और कौन लॉन्च कर रहा है? केरल। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म होगा ये पे पर व्यू पद्धति पर काम करेगा। मतलब दर्शकों को केवल उसी कंटेंट के लिए पैसा चुकाना होगा जिसे वो देखना चाहते हैं। यहाँ पे फिल्मों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में भी उपलब्ध होंगी। तो यहाँ याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में जारी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची आई है, उसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी $130 मिलियन की आय के साथ, इनकम के साथ फोर्ब्स की
हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं। सेकंड नंबर पे बास्केटबॉल प्लेयर हैं लेब्रॉन जेम्स उनका नाम है, और थर्ड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। आप जानते हो लियोनेल मेसी ये पहले बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे, लेकिन अभी ये पेरिस सेंट जर्मन टीम की तरफ से खेलते हैं। और इस पूरी लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, वो है विराट कोहली। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में टॉप पर कौन है। तो आंसर होगा बर्कशायर हैथवे। तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई। इसमें टॉप पर है बर्कशायर हैथवे। पहली बार इसने टॉप किया है इस लिस्ट को। और जो अभी तक टॉप चलती हुई आ रही थी लगातार 9 सालों से, कौन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये दूसरे स्थान पे आ गई है। और जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है सऊदी अरामको, ये तीसरे स्थान पे आ गई है। और भारत में बात करोगे तो टॉप पर है मुकेश अंबानी की रिलायंस, जो इस लिस्ट में 53 नंबर पर है। और सऊदी अरामको से याद आएगा, अभी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी ये सऊदी अरामको बनी थी एप्पल को पीछे छोड़ करके, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व बैंक के अनुसार विदेशी प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा। पहले स्थान पे। मतलब वर्ल्ड बैंक ने बताया कि विदेशों से अपने देशों में पैसा भेजने के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया और खुद टॉप पे आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको और थर्ड नंबर पे चाइना। रेमिटेंस मतलब समझ गए ना, जैसे कि आपकी जॉब लग गई विदेश में, फॉरेन में चल गए, आप अमेरिका चल गए और वहां से कमा कमा करके अपने घर वालों को यहाँ पे पैसा भेज रहे हो, तो ये जो पैसा आ रहा है इसे कहते हैं प्रेषण, रेमिटेंस कहते हैं इसे। तो रेमिटेंस के मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो डेटा में बताया गया कि 2021 में भारत को 89 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस मिला है, जो 2020 की तुलना में 8% ज्यादा है। अच्छा, रेमिटेंस से एक डे आपको याद आएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ये कब मनाते हैं, याद रखना 16 जून को। अब आप लोग एक प्रश्न बता दो, इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाते हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा, इस प्रश्न में आपको बताना है मई 2022 में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अपने बजट में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस से शुरू करने की घोषणा की है। और अभी जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो बजट के जो कागजात थे ना, वो गाय के गोबर से बने हुए ब्रीफ केस में रखे हुए थे। तो ये भी एक पॉइंट था न्यूज में, इसको भी ध्यान रखना। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी, कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है वो छत्तीसगढ़ का ही है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। देश का तो 53वां 53 नंबर का है और छत्तीसगढ़ का 4थे नंबर का है। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। यहाँ पे पंडवानी नृत्य काफी फेमस है, जिसकी पहली महिला कलाकार कौन है, तीजन बाई है। हरेली त्योहार ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये अंतर याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है। मणिपुर। हमारी भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने के लिए आवासीय कोचिंग या फिर यूं कहें ट्यूशन देना शुरू कर दिया है। ये सेंटर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। और अगर डेली आप लोगों ने हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताए थे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न कि अभी किस राज्य सरकार ने, बताओ, पहले आपको मौका मिलेगा, किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया। इसमें ST/SC के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। दिल्ली आंसर होगा। बताओ किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना शुरू की। राज्य के गरीब अभ्यर्थी जो है उनको कंपटीशन एग्जाम की फ्री में कोचिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बताओ कहाँ की है, राजस्थान की। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी शुरू की थी मुफ्त में कोचिंग देने के लिए। और अब भारतीय सेना ने मणिपुर में गरीब छात्रों को कोचिंग देने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी कहां पे सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। तो आंसर होगा कोटा, राजस्थान। तो अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने 17 मई को राजस्थान के कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण को शुरू किया है।
इस अभियान में जन सहयोग से 3,000 महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट दिए जाएंगे और हर महीने स्वास्थ्य की जांच भी इनकी की जाएगी। तो कुपोषण मुक्त भारत बनाने का ये एक अभियान है और इसका जो पहला चरण है ये 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान से ही शुरू किया गया था। ओम बिरला ये कोटा बूंदी सीट से ही सांसद है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहाँ से शुरू हुआ था और कब हुआ था? पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। और आपको याद होगा राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू हुई थी राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। कब? 19 फरवरी 2015 को। और आयुष्मान भारत योजना ये झारखंड रांची से शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। और प्रधानमंत्री किसान योजना ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजय पीरामल को। तो अभी पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं अजय पीरामल, जिनको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार मिला है। तो भारत और यूके के संबंध मजबूत करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। आपको याद होगा अभी 2022 का ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान जिसे कहते हैं MBE यानी कि ऑनरी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये किसे मिला था? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। और वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड ये मिला था कैमरून की कार्यकर्ता को जिनका नाम है सेसिल नदजेबेट। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला अभी चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण में उनके योगदान के लिए। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसने ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता? वेस्ले मॉर्गन ने। तो लेखक और पत्रकार हैं ये वेस्ले मॉर्गन, जिन्होंने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में इनको $5,000 मिले हैं। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ये सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में योगदान के लिए दिया जाता है। सिंपल सा याद रखना है अपने को तो कि 2022 का ई कोल्बी पुरस्कार किसे मिला भैया? वेस्ले मॉर्गन को मिला है। और अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंथिया रोसेंजवेग ने जीता। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है सर डेविड एटनबरो ने। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और अभी प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ना, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार। ये जीता है फ्रांसिस कैरे ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेंगे आपको ये प्रश्न, तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसने एस्टर गार्जेन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड को जीता? तो आंसर होगा अन्ना कबाले दुबा ने। तो केन्याई नर्स हैं ये अन्ना कबाले दुबा, जिन्होंने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड को जीता है। इनका नाम याद रखना। अच्छा मुझे बताओ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड पूछने वाला हूं मैं आपसे कि अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 को किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता सर डेविड एटनबर्ग ने। और अभी प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे। चलो आप बताओ, दुनिया का जिसे सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार कहते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का ये किसने जीता? और अभी इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया था? 12 मई को, जिसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किस देश के पूर्व क्रिकेटर रहे एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर थे ये एंड्रयू साइमंड, जिनका भी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। वे मात्र 46 ईयर के थे। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के एक और क्रिकेटर का निधन हो गया था, शेन वॉन उनका नाम था। अच्छा, 2 तरह के प्रश्न आप लोग याद रखना, शेन वॉन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम और एंड्रयू साइमंड्स की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम। चलो पहले मैं आप ही से पूछूंगा, इनके नाम बताओ। और यहाँ पे मुझे आप एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका नाम अभी न्यूज में था। क्या किया था उसने?
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले वो विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे। 89 अर्धशतक लगाए थे उन्होंने। नाम है डेविड वार्नर। तो शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी लिखो, नो स्पिन है, और एंड्रयू साइमंड की है रॉय गोइंग फॉर ब्रॉक। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 की बात है, जमैका में किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। एक्चुअली में अभी 16 मई 2022 को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जमैका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, और ये पहली बार भी है जब भारत के कोई राष्ट्रपति जमैका की यात्रा पर गए हुए हों। अच्छा, तो वहां पर उन्होंने एक सड़क का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा है। उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया, और नाम क्या रखा? अम्बेडकर एवेन्यू। और उसी के साथ जमैका में भारत मैत्री पार्क का भी उन्होंने उद्घाटन किया। जमैका की कैपिटल होती है किंगस्टन, जमैकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अच्छा, सड़क से आपसे पूछूं कि किस देश ने अभी अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी पे रखा था? नाम रखा था टैगोर स्ट्रीट, इजराइल ने। अच्छा बताओ, अभी लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम भी रखा जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या में। और लता जी के नाम पे एक म्यूजियम भी बनेगा इंदौर में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से एक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप किया? तो आंसर होगा नवदूत। तो अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप किया है। इसका नाम रखा है नवदूत। और ये जो इंजन है 2 मोड में, यानी कि एक तो बैटरी में और एक बिजली पे, दोनों पे चल सकता है। और इसे यानी कि इस इंजन को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। तो जब इस इंजन को बैटरी मोड पे चलाया जाएगा तो इसकी रफ्तार होगी 30 किलोमीटर पर आवर, और इसी रफ्तार के साथ ये 18 कोच खींच सकता है। इसमें 84 बैटरियां हैं, और वर्तमान में इसकी जो क्षमता है 400 टन खींचने की है। तो इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग ने तैयार किया है, और इसका अभी ट्रायल जबलपुर हो गया, मुदवाड़ा हो गया, और भी कई दूसरे स्टेशनों पर ट्रेनों की शंटिंग के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये कवच क्या है? तो अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, और इसी का नाम रखा था कवच। मतलब एक ही अगर पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेन आ जाती है गलती से, तो वो टकराने से बच जाएगी, ऐसा ये सिस्टम बनाया है। कवच नाम रखा है इसका। रेल मंत्री कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। चलो, एक प्रश्न मेरा रहेगा, विनय कुमार सक्सेना ये अभी क्या बने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ लिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे तो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी मई 2022 में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने कहां से भारत निर्मित 2 युद्धपोत हैं, एक का नाम है INS सूरत, एक का नाम है INS उदयगिरी, इसको अभी कहां से लॉन्च किया? तो आंसर होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो याद रखना, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत, जिनके नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी, इसको लॉन्च किया है। और ये पहली बार है जब 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को एक साथ मझगांव डॉक से लॉन्च किया गया हो। ये जो INS सूरत है, ये प्रोजेक्ट 15B में 4था विध्वंसक जहाज है। और INS उदयगिरी, इसका नाम आंध्र प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उसी के नाम पे रखा गया है, जो उदयगिरी पर्वत श्रृंखला है उसी के नाम पे। ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 3रा जहाज है। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, नंजरायण टैंक पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अब ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी ये तमिलनाडु का 17 नंबर का बर्ड सेंचुरी बन गया। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में है ये। और आपको याद होगा पिछले साल भी तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य बना था। कौन सा? काजू वैली वेटलैंड। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। और आपके जो स्टैटिक प्रश्न कहते हो ना, आप स्टैटिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नेशनल पार्क आते हैं, प्लांट वगैरह आते हैं, तो वो ऐसे ही प्रश्न यहां से निकलते हैं करंट अफेयर से। अभी ये न्यूज में है, तो मान लो यही आपके एग्जाम में आ जाएगा कि बताओ नंजरायण टैंक पक्षी अभयारण्य कहां पर है। अब आप कहोगे कि इतने सारे तो अभयारण्य हैं, हम कैसे याद रखेंगे? तो सभी नहीं याद रखने, जो न्यूज में है आपको वो ध्यान रखने हैं। और इसी के लिए हमने रिवीजन क्लास चला रखी है, जिसमें हम इसी तरह के स्टैटिक क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। वहां से स्टैटिक प्रश्न निकालते हैं और वहां पे उनको रिवाइज करवाते हैं। तो अगर आपने वो रिवीजन वाली क्लास नहीं देखी अभी तक, तो उसको एक बार विजिट जरूर करें। अगर बेनिफिट लगता है तो कंटिन्यू कर रहे,
वरना कोई बात ही नहीं है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब बताओ अ प्लेस कोल्ड होम नाम की बुक को किसने लिखा? प्रीति शिनॉय ने। और अभी राजेश तलवार ने एक बुक लिखी है द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। अमर मित्रा नाम याद है आपको, बंगाली लेखक हैं। अभी 2022 का ओ हेनरी पुरस्कार इनको मिला है उनकी शॉर्ट स्टोरी गांव बूरो के लिए। और हरीश मेहता का नाम याद होगा, नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं ये। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए, कौन? कृष्णन रामानुजम। इन्होंने अभी तक जो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी रेखा मेनन, उनका स्थान लिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। वैसे वो प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ लिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किससे मिला है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी को ये प्रश्न याद हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और एक डे और याद रखना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाते हैं ये। और अगर आपसे पूछे कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था, ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, मई 2022 में पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा वर्ष 2025-26। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति पहली बार कब आई थी? 2018 में, जिसमें क्या कहा गया था कि पेट्रोल में हमको इथेनॉल को मिलाना है। और कितना मिलाना है? 20%। जिससे फायदा क्या होगा? पेट्रोल की खपत कम होगी और ईंधन थोड़ा स्वच्छ हो जाएगा। और कब तक टारगेट दिया गया था? 2030 तक मिलाना है भैया। लेकिन अब उस नीति में संशोधन किया गया और बोला गया कि नहीं 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 2030 नहीं, 2025-26 तक ही ऐसा करना है, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एलपीजी में अगर मैं आपसे पूछूं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, क्या होता है इसमें? मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। और आप मुझे बताओ, इसमें जो स्मेल आती है, जब आपके घर में एलपीजी लीक होती है तो स्मेल आती होगी, तो उस स्मेल के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये बताओ। और सीएनजी क्या होती है? मीथेन गैस ही तो होती है, CH4, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं। और जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है, बताओ ये कैसे बताई जाती है? ऑक्टेन नंबर से बताई जाती है। चलो मुझे बताओ, किस वर्ष तक खेतों में डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा? क्या लक्ष्य रखा है? 2024 का। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मई 2022 में हुनर हाट का 41वां नंबर का संस्करण कहां पे शुरू हुआ? आगरा में। हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने अभी 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट में क्या होता है? तो अल्पसंख्यक समुदायों के जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जाती है। इससे पहले 40वें नंबर का अभी हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में। और ये 41वें नंबर का है जो हुआ है आगरा में। दोनों याद रखना।